Hi dear students, let's see this question that was asked in JEE Advanced Paper 1 Physics. This was a numeric type question and one of the finest questions in the paper 1. एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट अपन कर भी सकते हैं जो इस क्वेश्चन में दिया गया था, और लेट मी टेल यू, ऐसे जे एडवांस 2020 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स पे बेस्ड हैं या फिर जिनकी एप्लीकेशन एक्चुअली इंडस्ट्री में या डे टू डे लाइफ में की जा सकती है या होती है. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिस एक्सपेरिमेंट को हम इमीडिएटली कर सकते हैं. तो आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू टू डू दिस. यू विल सी द सेम थिंग हैपनिंग. इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्केल है जिसका 0 सेंटीमीटर मार्क ये एज्यूम कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर मार्क ये है, 90 सेंटीमीटर मार्क ये है और ये सेंटर है. अब क्वेश्चन में जो हमारे दो हाथों की जो इंडेक्स फिंगर होती है, इन दोनों इंडेक्स फिंगर को, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को हमने 0 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को 90 सेंटीमीटर मार्क पे रखा है. अब क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि स्लोली जब हम दोनों हाथों को मूव करने की कोशिश करते हैं तो फिर पहले लेफ्ट हैंड पे स्लिपिंग होती है, लेफ्ट हैंड सर्टेन डिस्टेंस तक शिफ्ट होके स्लिप होके पहुंचता है और सर्टेन डिस्टेंस पे आके रुक जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे लेट से यहाँ पे आके रुक गया, उस मोमेंट पे राइट हैंड स्लिप करना शुरू करता है. लेट से राइट हैंड कहीं यहाँ पे आके रुक गया, तो ये डिस्टेंस, मतलब ये जो सेंटर से ये डिस्टेंस है ना, हमें ये निकालनी है, राइट. तो जैसे लेफ्ट हैंड पहले कुछ डिस्टेंस पे आके रुका, उस समय राइट हैंड मूव करना शुरू करता है, स्लिप करना शुरू करता है, और राइट हैंड जिस डिस्टेंस पे आके रुकेगा सेंटर से, वो हमें निकालना है. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स से ये नॉर्मल रिएक्शन जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से लग रहा है वो n1 है और जो राइट इंडेक्स फिंगर से लग रहा है वो n2 है. ओके, लेट्स से किसी जनरल मोमेंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन n1 है वो यहाँ पे लग रहा है किसी जनरल मोमेंट पे, ठीक है. ये डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ, मतलब किसी जनरल मोमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन n1 की वैल्यू सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है. एंड सिमिलरली जो नॉर्मल रिएक्शन n2 है किसी जनरल मोमेंट पे अगर वो यहाँ पे लग रहा है तो ये जो डिस्टेंस है इसको अपन y बोल देते हैं. दैट मीन्स x की इनिशियल वैल्यू 50 थी और y की इनिशियल वैल्यू 40 थी सेंटीमीटर्स में, 0.4 और 0.5 मीटर्स में. नाउ सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क 0 है क्योंकि स्केल कभी रोटेट तो कर नहीं रही. तो कैन वी से दैट कि n1 इंटू एक्स की वैल्यू n2 इंटू वाई, ये वाली इक्वेशन तो हर समय वैलिड रहेगी, ठीक है. नाउ n1 x की वैल्यू n2 इंटू वाई के बराबर है ना. अब यहाँ का जो फ्रिक्शन है, पहले स्लिपिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है. ऐसा क्यों होता है, बहुत ही आसान है देखना. इनिशियली y की वैल्यू 0.4 है, x की वैल्यू 0.5 है, हेंस n1 की वैल्यू कम है. तो अगर n1 कम है तो यहाँ का फ्रिक्शन कम था अवेलेबल और यहाँ का फ्रिक्शन ज्यादा था अवेलेबल, देयरफॉर यहाँ पे स्लिपिंग पहले स्टार्ट होती है, राइट. तो यहाँ का फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का बन जाता है. जैसे जैसे ये फिंगर सेंटर के पास जाती रहती है n1 की वैल्यू बढ़ती रहती है. ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसको देखना बहुत आसान है. अगर तुम n2 वाले पॉइंट के अबाउट, ये जो 90 सेंटीमीटर वाला मार्क है जहां पे n2 फिक्स्ड है इनिशियली, तो उस पॉइंट के अबाउट अगर हम नेट टॉर्क 0 कर दें तो mg का टॉर्क तो इस 90 वाले के अबाउट फिक्स्ड रहेगा और n1 सिंस पास आता जा रहा है n2 के, देयरफॉर कैन वी से दैट कि जो मतलब लीवर आर्म है, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है n1 की इस पॉइंट से वो कम होती जा रही है, हेंस n1 की वैल्यू को इंक्रीज होना पड़ेगा mg के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए. नाउ दिस इज द कैच, n1 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देयरफॉर यहां का काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जा रहा है. तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन इतना बढ़ जाता है कि इसकी वैल्यू इस स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को इक्वेट कर जाती है, राइट. तो उस समय अगर मैं इक्वेशन लिखूं, लेट अस से उस समय ये डिस्टेंस x है, अच्छा तब तक ये डिस्टेंस 0.4 ही है, y की वैल्यू तब तक 0.4 ही है. तो मैं कह सकता हूं कि उस समय डिस्टेंस n1 इंटू लेट से x, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू n2 इंटू 0.4. ये मैंने टॉर्क बैलेंस करके लिखा है, दिस इज द टॉर्क बैलेंस इक्वेशन. एंड उस समय मैं क्या कह रहा हूं कि इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये इसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है. इसकी वैल्यू बढ़ क्यों रही है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा था n1, तो ये वैल्यू बढ़ के इसके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वेट हो गई है. तो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0.4, जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू n2
दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 0.32 इंटू n1। डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहां से डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू 0.32 आ रही है। दैट मीन्स जब ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से 32 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे होगा, उस समय ये नॉर्मल N2 यहाँ का जो फ्रिक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया होगा। और तुम इसको थोड़ा सा भी अब फिंगर को इस तरह मूव करने की कोशिश करते हो तो ये नॉर्मल और बढ़ने की कोशिश करता है और यहाँ का फ्रिक्शन और बढ़ने की कोशिश करता है। बट अब ये फ्रिक्शन जो FR2 है, मतलब जो इधर वाला फ्रिक्शन है राइट हैंड पे जो लग रहा था, वो अब इसको बैलेंस नहीं कर सकता, तो यहाँ की स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ की जैसे स्लिपिंग स्टार्ट होती है ये फ्रिक्शन स्टैटिक बन जाता है, ये अब यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो अब ये 0.32 पे फिक्स हो चुका है और अब ये स्लिप होता चला जाएगा। वैसे अगर हम लॉजिकली सोचें तो जो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस है वो मेंटेन रहेगा। मतलब अगर ये जैसे ये वाली चीज 32 आई थी और ये 40 थी, तो अब की बार स्लिपिंग तब तक होगी जब ये रेशियो वापस से 0.8 हो जाए, मतलब y/0.32 की वैल्यू जो 0.8 आनी चाहिए। बट इसको अगर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, अब ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो अगर ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा और ये तो वापस से N2 की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, सेम लॉजिक। तो अगर इस N2 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो उस समय मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, ये N1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ध्यान करो 0.32, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू N2 इंटू वाई, राइट। एंड यहां का स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मैं बोलूंगा 0.4 इंटू n1, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू 0.32 इंटू n2 बोली जाएगी। ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब यहां से तुम y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो यहां से 0.32 बाई 0.4, that should be is equals to y upon 0.32, right, which gives y is equals to 0.8 into 0.32, which is 25.6 centimeters. Hence 25.6 centimeters will be our answer. So I hope you would have enjoyed this. This was one of the very nice questions in paper 1. Thanks.